नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी महाकाव्य यात्रा यानी एक ऐसी एपिक जर्नी पर निकलने वाले हैं जो एक छोटी सी बर्फीली धारा से शुरू होकर समंदर के विशाल विस्तार तक पहुंचती है। ये सिर्फ पानी की कोई साधारण धारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवंत इकाई है जो अपने सफर में किसी जादू की तरह अपना रूप बदलती है। तो बिना देरी किए चलिए सीधे इस रोमांचक सफर में डुबकी लगाते हैं। अब क्या हो अगर दुनिया की सबसे मशहूर नदी अपने असली नाम के साथ पैदा ही ना हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन चलिए शुरुआत में ही इस बहुत बड़े मिथक को तोड़ देते हैं। जिस विशाल नदी को पूरी दुनिया गंगा के नाम से जानती है, वो असल में अपने उद्गम स्थल पर इस नाम से जानी ही नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। असल कहानी कुछ ऐसी है कि ये नदी अपनी यात्रा एक बेहद जोशीली, शोर मचाती हुई जलधारा के रूप में शुरू करती है, जिसे भागीरथी कहा जाता है। ये ऊंची हिमालयी चोटियों को चीरती हुई सीधे गोमुख से निकलती है, बिल्कुल एक जिद्दी और युवा नदी की तरह, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा और रफ्तार होती है। और इस पूरे भौगोलिक सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ खास हिस्सों में बांटेंगे। पहले भागीरथी का जन्म, फिर 5 पवित्र प्रयागों की प्राकृतिक इंजीनियरिंग, उसके बाद विशाल मैदानों में एंट्री, सहायक नदियों का जुड़ना और आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए सबसे पहले उस शुरुआती पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी भागीरथी का जन्म। देखिए, ये कहानी उत्तराखंड की उन बेहद ऊंची चोटियों से शुरू होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से करीब 19 किलोमीटर दूर गोमुख में। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस छोटी सी युवा जलधारा को आगे चलकर 2525, जी हां 2525 किलोमीटर की विशाल दूरी तय करनी है। एक अकेली धारा के लिए इतना लंबा सफर तय करके समुद्र तक पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए इसे रास्ते में बहुत सारे सहयोगियों या कहें तो मित्रों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से शुरू होती है पहाड़ों के बीच एक कमाल की प्राकृतिक असेंबली लाइन, 5 पवित्र प्रयागों के जरिए। ये किसी जायंट पजल के टुकड़ों के जुड़ने जैसा है। इस प्राकृतिक असेंबली लाइन का मुख्य आधार है अलकनंदा नदी, जो सतोपंत ग्लेशियर से आती है। फिर एक एक करके इसमें अन्य धाराएं मिलती जाती हैं। पहले विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा आकर मिलती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी, उसके बाद कर्णप्रयाग में तेज बहाव वाली पिंडार और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। हर एक मिलन के साथ नदी का वॉल्यूम और आकार बढ़ता ही जाता है। फिर आता है इस असेंबली लाइन का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, देवप्रयाग। यही वो जगह है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। एक तरफ से आती है हरी नीली भागीरथी और दूसरी तरफ से अलकनंदा का मटमैला पानी। जब ये दोनों धाराएं टकराती हैं और आपस में घुल मिल जाती हैं, तब और सिर्फ तब इस संयुक्त जल राशि को आधिकारिक तौर पर अपना वो पौराणिक नाम मिलता है, गंगा। अब जब नदी का नामकरण हो चुका है, तो वो पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए विशाल मैदानों में एंट्री लेती है। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते इसका पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। पहाड़ों में ये एक गुस्सैल नदी की तरह थी, बहुत तेज, पत्थरों को काटकर गहरी वी आकार की घाटियां बनाने वाली। पर मैदानों में आते ही ये शांत और परिपक्व, यानी एकदम मैच्योर हो जाती है। इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और ये अपने साथ लाया हुआ जीवनदायी गाद और मिट्टी समतल जमीन पर बिछाने लगती है। असल में यही वह प्रक्रिया है जो इन मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में बदल देती है। अब यहाँ एक नंबर है जो वाकई दिमाग चकरा देने वाला है, 14 राज्य। ध्यान दीजिएगा, नदी की मुख्य धारा तो सिर्फ 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर हम इसके पूरे कैचमेंट एरिया की बात करें जहां से इसे पानी मिलता है, तो वो 14 राज्यों तक फैला हुआ है। ये है इस नदी तंत्र के भौगोलिक प्रभाव का असली स्केल, एकदम चौंकाने वाला। और इस विशाल रूप के बनने के पीछे का राज है बाकी सहायक नदियों का नेटवर्क, जो अब इस कहानी में जुड़ता है। इस विशाल सपोर्टिंग कास्ट को देखिए। मैदानों में आते ही अलग अलग दिशाओं से सहयोगी नदियां आकर इसमें मिलने लगती हैं। बाईं या उत्तर की तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां आती हैं। ये ज्यादातर हिमालयी ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनमें पानी और गाद बहुत ज्यादा होता है। वहीं दाईं या दक्षिण की तरफ से यमुना और सोन जैसी नदियां आती हैं, जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलकर आती हैं और बारिश पर निर्भर रहती हैं। ये सब मिलकर गंगा को एक महाकाव्य जैसी विशालता देती हैं। पर इन सहयोगी नदियों में कुछ के अपने ही अलग अंदाज हैं।
जैसे गोमती को ही ले लीजिए, ये किसी बर्फीले पहाड़ से नहीं आती, बल्कि सीधे पीलीभीत के मैदानी इलाके की एक झील से शुरू होती है। फिर है कोसी, जिसे बिहार का शोख भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी मिट्टी और गाद लाती है कि खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है और नई दिशा में बहने लगती है। और सोन नदी तो मानो सामान्य भूगोल को ही चुनौती देती है। ये अमरकंटक पठार से निकलती है और ढलान के कारण दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिल जाती है। नदियां जुड़ती गईं और अब ये तंत्र पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंच चुका है, जहां ये अपनी अंतिम परिणति यानी भव्य सुंदरबन डेल्टा की तैयारी करता है। लेकिन यहां भूगोल में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। एकदम से इतने सारे सहयोगियों का पानी जमा करने के बाद जब एक इतनी विशाल और एकीकृत नदी बन चुकी है, तो वो अचानक फरक्का के पास दो हिस्सों में क्यों बंटने लगती है? जो नदी अब तक सबको खुद में मिला रही थी, वो आखिर विभाजित क्यों होने लगी? इसका कारण बहुत ही लॉजिकल है। हजारों किलोमीटर बहने के बाद ढलान कम होने की वजह से नदी अब पूरी तरह थक चुकी होती है। उसकी गतिज ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। पहाड़ों से लाया गया भारी गाद और मलबा खुद उसके रास्ते को रोकने लगता है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए पानी को टूटकर अलग अलग नए रास्ते खोजने पड़ते हैं, जिन्हें हम वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। इसी वजह से एक शाखा हुगली बनकर भारत में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और मुख्य धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगर हम मुख्य शाखा यानी पद्मा के साथ बांग्लादेश की ओर चलें, तो समुद्र में मिलने से ठीक पहले एक लुभावना अंतर्राष्ट्रीय संगम देखने को मिलता है। फरक्का विभाजन के बाद पद्मा नदी बांग्लादेश में जाकर विशाल ब्रह्मपुत्र से हाथ मिलाती है, जिसे वहां जमुना कहा जाता है। आखिर में ये दोनों मिलकर मेघना का नाम लेती हैं और ये पूरी संयुक्त जलधारा बंगाल की खाड़ी के असीम विस्तार में हमेशा के लिए समा जाती है। समुद्र में मिलने से पहले गाद का जो आखिरी जमाव होता है, वही दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा को जन्म देता है। यहाँ सुंदरी पेड़ों की बहुयातता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। ये मैंग्रोव के जंगल अपने आप में एक जैविक चमत्कार हैं। खारे पानी और दलदली हालात में पनपना इनकी फितरत है। और सबसे बड़ी बात, ये तट रेखा के लिए किसी अभेद्य दीवार की तरह खड़े रहते हैं, जो भयंकर चक्रवातों से एक प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं। खैर, इस सफ़र के आखिर में एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है। एक ऐसा नदी तंत्र जो भूवैज्ञानिक रूप से शायद खुद हिमालय से भी पुराना है, जिसने युगों से करोड़ों जिंदगियों को आकार दिया है, क्या वो आज के इस आधुनिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के सामने टिक पाएगा? इस शानदार प्राचीन भूगोल को गहराई से समझना ही शायद इसे बचाने की दिशा में हमारा सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। इस पर थोड़ा विचार ज़रूर कीजिएगा।